Assalamualaikum viewers, hopefully you are all enjoying good health. My name is Urwani Sal. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss a topic salient features of Pakistan Constitution 1973. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम प्रीएम्बल, जो फर्स्ट सैलेंट फीचर्स है जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल लाइक द अदर कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बेसिस भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी। So the preamble was that like the Constitution of 1956 and 1962, the objective resolution has been included in preamble of Constitution of 1973, according to which sovereignty belongs to Allah Almighty. अब इसका preamble like the start basis वो भी objective resolution। अगर आपको याद हो तो objective resolution mean everything, the sovereignty in the nature including us, it belongs to Allah Almighty। अब इसमें जो चीज इंटरेस्ट की गई थी कि जो भी लीडर आएगा वो अपनी पावर्स फॉर द सेक ऑफ पीपल जो है इस्तेमाल करेगा और लोग अपना मुकम्मल ट्रस्ट उसमें रखते हैं और इस वजह से वो अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानते हुए हर काम जो है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में करेगा। ये था हमारे पास प्रीएम्बल। सेकेंड साइलेंट फीचर्स है हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से बात ये कि इट इज पास बाय पार्लियामेंट इन रिटन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 12 पार्ट्स एंड 280 आर्टिकल। अब पार्लियामेंट ने इसको पास किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब जो हमारा अपर हाउस है, जो हमारा लोअर हाउस है, सेनेट और जो नेशनल असेंबली है, ये हमारी पार्लियामेंट है और ये पार्लियामेंट ही हमारी जो है वो लेजिस्लेशन का काम करती है। तो मतलब कि इसको पार्लियामेंट ने पास किया रिटन फॉर्म के अंदर, इसमें 12 पार्ट्स हैं और इसको 280 आर्टिकल्स दे दिए, यानी कोडिफाइड फॉर्म के अंदर है मौजूद। अब यहाँ पे इसके अंदर टोटल 26 जो है वो अमेंडमेंट हो चुकी हैं, लेकिन आर्टिकल्स 280 ही रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अमेंडमेंट की जाती है तो वो रेलिवेंट आर्टिकल के साथ अटैच कर दी जाती है। अब यहाँ पे मैंने लिखा आर्टिकल 10, 10A और आर्टिकल 25, 25A। जब आर्टिकल 10 के अंदर अमेंडमेंट की गई तो उसको 10A का नाम दे दिया गया, यानी कि आर्टिकल 10 के साथ ही उस अमेंडमेंट को अटैच कर दिया गया, उसको 10A बना दिया गया। इसी तरह सेम 25 में भी, आर्टिकल 25 में भी ऐसे किया गया, उसको 25A कर दिया गया। अब थर्ड जो हमारे पास साइलेंट फीचर्स है दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यही था सेम जो मैंने आपको प्रीएम्बल में बताया कि अब इसका प्रीएम्बल लाइक द स्टार्ट जो बेसिस थी वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, यानी कि एवरीथिंग सोवरेनिटी इन द नेचर इंक्लूडिंग अस, इट्स ऑल बिलोंग टू अल्लाह अलमाइटी। अब इसमें जो चीज इंटरेस्ट की गई थी कि जो भी लीडर आएगा वो अपनी पावर्स को फॉर द सेक ऑफ पीपल इस्तेमाल करेगा। अब फोर्थ पे है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द फंडामेंटल राइट्स फॉर द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। इस आइन ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये यकीनी कर दिया, ये इंश्योर कर दिया कि फंडामेंटल राइट पाकिस्तान के हर शहरी को दिए जाएंगे, यानी कि जो बुनियादी राइट्स होते हैं पाकिस्तान के हर शहरी के, हर सिटीजन्स के, वो उसको मिलेंगे। कोई भी किसी के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। अब फिफ्थ पे है हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कहते हैं टू को एंड कैमरल कहते हैं हाउसेस को। इट्स मीन कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। टू हाउसेस पे जो है वो पार्लियामेंट मुश्तमिल है। The one is Senate and the second is National Assembly। अब सेनेट को हम अपर हाउस बोलते हैं और नेशनल असेंबली को हम लोअर हाउस बोलते हैं। अगर हम रेलिवेंट प्रोविजंस देखें सेनेट की तो आर्टिकल 59, 60 और 61 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर मौजूद है, दैट इज द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ सेनेट। और अगर हम रेलिवेंट प्रोविजन देखें नेशनल असेंबली की तो आर्टिकल 51, 52, 53, 54, 55, 57 and 58 article of the Constitution of Pakistan 1973 deals with the relevant provisions of the National Assembly. Senate contain 100 members और इससे पहले होते वो सेनेट के 104 मेंबर्स थे। 25th अमेंडमेंट में 2021 में ये अमेंडमेंट हुई और उसमें ये बताया गया कि जो सेनेट के हैं वो मेंबर जो है वो 104 से जो है उसको 100 कर दिया गया। मतलब पहले ये तादाद 104 थी, जब से फाटा यानी जो कबायली इलाका जात हैं उनको यानी कि केपीके में मर्ज कर दिया गया, तो वहां से 4 को कम करके यहाँ इसकी तादाद 100 हो गई। और नेशनल असेंबली के मेंबर जो हैं वो 342 हैं।
उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। तो जो 1973 का हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज एग्जिस्ट ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि जो आपकी यानी कि जो अवाम है वो डायरेक्ट वोट डालती है एमएनए को, पार्लियामेंट के नाम का वोट डालती है। अब जो पार्लियामेंट है वो आपकी जो एमएनए है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो बाद में वो अपने लिए वज़ीर आज़म और सदर का इंतखाब करते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसके अंदर। उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके अंदर। लेकिन जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी कि उसमें जो पावर्स थी सारी वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती थी। यानी कि अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में याद है मल्टी पार्टी सिस्टम है इसके अंदर। Rigid constitution है नेक्स्ट हमारे पास। It is not easy to make the amendment in it. 2/3 majority of both the houses is required for this purpose. मतलब कि इस आइन में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करना, कोई अमेंडमेंट करना आसान नहीं होगा। अगर आप इसमें कोई अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं तो तकरीबन आपको 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस से, मतलब सेनेट से भी और नेशनल असेंबली से लेनी पड़ेगी, तो फिर ही आप जो सा है वो इसके अंदर कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। This constitution stresses upon the establishment of an independent judiciary. Full job security has been required. 1973 के आइन के मुताबिक जो अदलिया है हमारी वो आज़ाद है, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस पे। रिव्यू की पावर भी जो है वो अदलिया के पास है। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट इलेक्शन मेथड है। द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज एंड प्रोविंशियल असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान पे डायरेक्ट इलेक्शन मेथड मुतारिफ करवाया गया। चाहे नेशनल असेंबली ने के मेंबर हों चाहे प्रोविंशियल असेंबली, इनको लोगों ने ही इलेक्ट करना है। इसके अलावा पाकिस्तान का हर सिटीजन जिसकी उम्र 18 साल होगी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, चाहे वो मेल है फीमेल है, सब वोट कास्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद हमारे पास है इस्लामिक सिस्टम। द इंक्लूजन ऑफ इस्लामिक प्रोविंस इंश्योर्स ऑन इस्लामिक सिस्टम इन द कंट्री। मतलब 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क में इस्लामिक सिस्टम होगा। इट मीन दैट यानी कि इस मुल्क में इस्लामिक प्रोविजंस अवेलेबल होंगी। पाकिस्तान में बहुत सारे इस्लामिक इंस्टीट्यूशन डेवलप किए गए, जैसा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल, ताकि इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के असूलों के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारी जा सके। यानी कि कोई भी जो आपने लॉ पास करना है वो कुरान और सुन्ना के मुनाफी नहीं होगा। उसके बाद लैंग्वेज अगर हम देखें तो जो लैंग्वेज है उर्दू और इंग्लिश। उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इंग्लिश कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको 15 साल तक मतलब ये ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। 1973 से 1988 तक का इसका टेन्योर होगा। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स में लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही थी वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी सिर्फ 15 साल के लिए। एक्चुअली में ये जो 15 साल हमें दिए गए, ये कब तक दिए गए, 1988 तक ये टेन्योर मुकम्मल हो गया। ये हमें इसलिए दिए गए थे कि इन 15 सालों में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना भी आपका ऑफिशियल वर्क है, इसको ट्रांसफ़र कर दो उर्दू में। लेकिन हमने क्या किया, जितने भी डॉक्यूमेंट थे इनको इंग्लिश में ही ट्रांसफ़र किया। आज भी हमारा जो अपना ऑफिशियल वर्क अगर हम देखें तो वो इंग्लिश बेस्ड ही है। यहाँ तक कि 2015 में पाकिस्तान के जज ने एक जजमेंट दी थी कि जो मतलब कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आप उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दो। लेकिन अभी तक हम पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को ही यूज़ कर रहे हैं। लास्ट पे जो हमारे पास साइलेंट फीचर्स है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, दैट इज फेडरल सिस्टम। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फकी निज़ाम है, फेडरल सिस्टम है, इसमें फेडरेशन है, यानी कि 4 जो हैं वो प्रोविंस हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। होप सो आपको अच्छा लगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स रिगार्डिंग लॉ। थैंक यू सो मच।